आज हम पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष। आसान तरीके से पढ़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है। वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप सबको क्लियर करते चलेंगे। अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस समस्या को दूर करेंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है। सबसे पहले हम अल्पप्राण की अल्पप्राण, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जो प्राण वायु होती है उसे बोलते हैं वायु। यानी ऐसे वर्ण यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कम वायु निकले, मुख से कम वायु निकले, उसे बोलते हैं हम अल्पप्राण। और महाप्राण, महाप्राण का मतलब महाप्राण, महा का मतलब ज़्यादा, प्राण का मतलब वायु। तो यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा वायु निकले, महाप्राण कहलाता है। तो चलिए, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि अल्पप्राण महाप्राण होते क्या हैं। देखिए, बस हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि एक जैसे बोलते हैं, जैसे हम कोई भी खेल खेलते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, बस कहानी ख़त्म। तो जैसे कि कोई भी वर्ग, यानी जैसे चवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, इनको हम लिख लेंगे और एक नॉर्मल से बोलेंगे अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, बस हो गया काम। जो पहला होगा वो हमारा होगा अल्पप्राण, दूसरा होगा महाप्राण, तीसरा होगा अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। बोलिए जैसे अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, बस बात खत्म। अब देखिएगा, जैसे कि क वर्ग है, पहला जो होगा अल्पप्राण में आएगा, दूसरा महाप्राण में आएगा, फिर अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, इस तरीके से ही सारे ये चलेंगे। आसान कॉन्सेप्ट है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब कुछ विशेष बातें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, जो अल्पप्राण होते हैं वो, अब इनके अलावा ये तो आपको बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ देखिए जो सारे स्वर होते हैं, स्वर की संख्या 11 होती है। जो सारे स्वर होते हैं वो सारे हमारे अल्पप्राण होते हैं, ये आप याद रखिएगा। जो सारे स्वर होते हैं, यानी स्वरों की संख्या 11 होती है, जो सारे स्वर होते हैं वो हमारे अल्पप्राण में आते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और दूसरी जो बात होगी, जो हमारे अंत्यस्थ होते हैं, या, रा, ला और वा, ये भी हमारे अल्पप्राण में ही आते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। बस इसमें 2 ही बात खास हैं कि जो पहला, तीसरा, पाँचवा, यानी 1 3 5, यानी 1 3 5, यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्पप्राण कहलाएंगे। और साथ ही साथ जो सारे स्वर होंगे, सारे स्वर 11 सारे स्वर जो होंगे वो हमारे अल्पप्राण कहलाएंगे, ये आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं हमारे, या, रा, ला, वा, ये हमारे अल्पप्राण कहलाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलेंगे, अब देखेंगे हम महाप्राण की। अल्पप्राण आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। अब देखिएगा महाप्राण, महाप्राण का जो होगा, मैंने आपको डेफिनेशन बताई। महाप्राण यानी अल्पप्राण जो होंगे 1 3 5, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। तो जब हमने अल्पप्राण निकाल दिए तो क्या बचेंगे, दूसरे और चौथे जो वर्ण बचेंगे, ये व्यंजन बचेंगे, ये हमारे हो जाएंगे महाप्राण। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी आप सीधा कॉन्सेप्ट रखिएगा, एक कविता की तरह याद कर लीजिएगा, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, बस काम खत्म हो गया। अब देखिएगा, महाप्राण दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, यानी दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएंगे हमारे महाप्राण। ठीक है। अब महाप्राण इनके अलावा कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे 4। कौन कौन से देखिएगा, श, सा और हा, ये हमारे आएंगे महाप्राण में, ये बात आपको याद रखनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये में आ गया होगा। यानी जो अल्पप्राण होते हैं, पहला, तीसरा, पाँचवा, और सभी स्वर और सभी अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं हमारे अल्पप्राण में। और जो महाप्राण में होते हैं वो हमारे दूसरे और चौथे वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन जो आएंगे वो हमारे महाप्राण में आएंगे। ये आपको बात समझ में आ गई होगी।
तो आगे हम दूसरा टॉपिक देखेंगे सघोष और अघोष। इसको समझाते हैं। अघोष और सघोष क्या होते हैं, वर्णमाला में अघोष सघोष किसे कहते हैं वो आप समझेंगे। देखिएगा, जो अघोष होता है वो आप याद रखिएगा, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है यानी व्यंजन जो होता है वो हमारा अघोष होता है, अघोष आप याद रखिएगा। और जो सघोष होता है, सघोष कह लीजिएगा चाहे घोष कह लीजिएगा, ये जो होगा हमारा पहला दूसरा तो इधर आ गया, तो कौन कौन से बचे 3 4 और 5, ये जो वर्ण होंगे ये हमारे सघोष में कहलाएंगे। तो देखिएगा किस तरीके से, यानी वर्णमाला के यानी जो हमारे वर्ग होते हैं इनका जो पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो हमारा अघोष कहलाएगा, और जो तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होगा ये हमारा घोष कहलाएगा यानी सघोष कहलाएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अघोष और सघोष की संख्या कितनी होती है, इनके नंबर कितने होते हैं, ये आपको देखना है। तो देखिएगा, जो अघोष जो होता है, अघोष का जो संख्या होती है वो होती है हमारी 13। आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा, अघोष की संख्या 13 होती है। वर्णमाला में पूछा जाएगा अघोष की संख्या तो आपको बतानी है 13। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी 13 होती है। और सघोष की अगर वर्णमाला में संख्या पूछी जाए तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा। जो सघोष की जो होती है ये होती है हमारी कितनी होगी, 31। ये बात बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। अघोष की संख्या 13, सघोष की संख्या 31, जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा 13 और 31। जो इसके अलावा जो अघोष होते हैं वो अघोष आपको समझ में आ गया होगा, पहला और यानी जो अघोष होते हैं, अघोष जो होते हैं वो होते हैं हमारे पहला और दूसरा वर्ण, बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। लेकिन सघोष में एक दो बातें और एक्स्ट्रा हैं जो आपको याद रखनी है। देखिएगा, सघोष में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप देखिएगा। जो स्वर आते हैं, सभी स्वरों की संख्या आपको पता है 11 होती है। जो सभी स्वर आते हैं वो हो गए, और जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन अंत्यस्थ व्यंजन में एक चीज़ याद रखनी है, या, र, ल और व। जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ये हमारे सभी सघोष में आते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अघोष और सघोष बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरीके से आपको नए नए टॉपिक लाते रहेंगे।